फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर स्टूडेंट का जो सर्वेइंग का सब्जेक्ट है, सर्वेइंग फर्स्ट, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3 आपका है दिक्सूचक सर्वेक्षण यानी कि कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर्वेइंग फर्स्ट का, उसमें पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का। तो चलिए हम देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी वीडियो हम देखेंगे, जो भी लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है या फिर कंपटीशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो सभी टॉपिक को हम देखते हुए चलेंगे, जिससे आपको आगे भी हेल्प मिलती रहे। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सभी चैप्टर में ऐसे हम कवर करेंगे, जिससे आपको आगे भी बहुत सारी हेल्प मिलती रहेगी, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन है। तो कंपास सर्वे होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इस पूरी डिटेल हम देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सर्वेक्षण करते समय जब सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए इनके मध्य कोण मापने हेतु दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार का सर्वेक्षण कंपास सर्वे कहलाता है। जब भी हम सर्वेइंग करते हैं तो सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके मध्य कोण मापने हेतु दिक्सूचक का जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोण मापने जब हम दिक्सूचक यानी कि कंपास की हिंदी होती है दिक्सूचक, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का जो सर्वेक्षण होता है कंपास सर्वे आपका कहलाता है। दिक्सूचक सर्वेक्षण को ट्रेवर्स सर्वे यानी कि माला रेखा सर्वे भी कहते हैं। सर्वेक्षण करते समय रेखाओं की लंबाई जरीब द्वारा पढ़ी जाती है, जबकि रेखाओं के मध्य कोण दिक्सूचक से पढ़ा जाता है। तो जब भी हम कोई सर्वे करते हैं और उसमें सर्वेक्षण रेखाओं की जो दिशा ज्ञात करने के लिए जो उसमें कोण पढ़े जाते हैं, उनके एंगल जो हम मेजर करते हैं, तो उसके लिए अगर हम कंपास का यूज करते हैं तो उस सर्वे को हम बोलते हैं कंपास सर्वे। ठीक है, इसमें जो भी एंगल हम मेजर करेंगे कंपास की मदद से मेजर करेंगे। कंपास की मदद से हम क्या करते हैं, कोण को मापते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। तो कंपास का यूज करते हैं हम एंगल मेजर करने के लिए, यानी कोण मापने के लिए। और इसमें जितनी भी रेखाएं होती है, लाइंस होती है, अगर दूरियां ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेन या टेप का, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं चेन सर्वेइंग के बारे में। तो चेन सर्वे से आपको दो चीजें यहाँ पर क्लियर करनी होंगी कि जो चेन सर्वे हमारा होता है, चेन सर्वे में हम केवल लीनियर मेजरमेंट करते हैं, रैखिक मापन करते हैं, केवल दूरी हम मापते हैं। और जो हमारा कंपास सर्वे होता है, इसमें केवल हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, यानी कि केवल हम कोण को ज्ञात करते हैं, कोण को मापते हैं। तो ये दो चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा के लिए आपके काम आने वाली हैं। बिल्कुल इसको रट लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो चेन सर्वे होता है उससे हम केवल रैखिक मापन करते हैं, केवल दूरी मापते हैं, और जो कंपास सर्वे होता है उससे केवल हम कोण मापते हैं, केवल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका दिक्सूचक सर्वेक्षण होता है उसको हम ट्रेवर्स सर्वे भी कहते हैं, यानी कि माला रेखा सर्वे भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि जो कंपास सर्वे अभी आप आगे देखेंगे कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो फिर ऐसे लाके यहीं पर हम एंड भी करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको माला रेखा एक ट्रेवर्स ये बनाती है, तो इसलिए हम इसको माला रेखा सर्वे भी कहते हैं। सर्वेक्षण करते समय रेखाओं की लंबाई जो होती है वो हम जरीब के द्वारा पढ़ सकते हैं या फिर फीते की मदद से भी हम पढ़ सकते हैं, जबकि रेखाओं के मध्य कोण हम दिक्सूचक से पढ़ते हैं, यानी कि कंपास की मदद से पढ़ते हैं। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे कंपास आपके कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कंपास का यूज हम करते हैं, फिर उसका डिटेल स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या क्या उसके पार्ट्स के नेम है, तो पूरी डिटेल हम देखने वाले हैं। देखिए आगे हमारा क्या है, विभिन्न कोणमापी यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विभिन्न कोणमापी यंत्र, यानी कि डिफरेंट एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो कोणमापी में अभी तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा है कंपास का। तो यहाँ पर हमको क्लियर होगा कि कंपास से हम केवल एंगल मेजर करते हैं, लेकिन जो विभिन्न कोणमापी यंत्र है, यानी कि एंगल मेजर करने के और भी जो उपकरण है उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानना है, लेकिन पढ़ेंगे डिटेल हम कंपास के बारे में, केवल कंपास के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये देखिए, जो विभिन्न कोणमापी यंत्र का नाम आपको पता होना चाहिए कि दिक्सूचक तो एक होता ही है, दिक्सूचक से कंपास से हम एंगल मेजर करते हैं। दूसरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो थियोडलाइट है, थियोडलाइट भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। और तीसरा हमारा बॉक्स सेक्सटेंट, तो इसके बारे में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे सर्वेइंग सेकंड जब आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, तो उसमें थियोडलाइट का पूरा एक चैप्टर है और पूरा थियोडलाइट के बारे में वहाँ पर आप पढ़ेंगे। बॉक्स एक्सटेंट भी एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से हम एंगल मेजर करते हैं। तो यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से या फिर जो भी सेमेस्टर एग्जाम आपके होंगे उसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
जब भी आपसे पूछा जाता है कि विभिन्न कोणमापी यंत्र यानी कि एंगल मेजर करने के कंपास के अलावा और कौन कौन से उपकरण हैं, तो आपको याद रखना है कि दिक्सूचक से हम एंगल मेजर करते हैं, थियोडाइट से भी करते हैं और बॉक्स एक्सटेंट से भी करते हैं। तो ये तीनों उपकरण की मदद से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम केवल कंपास के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं, माला रेखा सर्वेक्षण में किसी सर्वेक्षण रेखा के आलेखन के लिए उसकी लंबाई तथा दिशा ज्ञात होना आवश्यक है। कंपास सर्वे में हमारा क्या होता है कि लंबाई भी ज्ञात होनी चाहिए और दिशा भी ज्ञात होनी चाहिए। सर्वेक्षण रेखा की दिशा किसी भी स्थित संदर्भ रेखा यानी कि फिक्स्ड जो रिफरेंस लाइन होती है से बना क्षैतिज कोण मापकर ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो भी हमारा माला रेखा सर्वेक्षण है, जो आपका ट्रेवर्सिंग होता है, तो इसमें हमको लंबाई के साथ साथ दिशा भी पता होना चाहिए। दिक्सूचक सर्वेक्षण में आमतौर पर दिक्सूचक द्वारा ही कोण मापे जाते हैं। यह कोण किन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण नहीं होता, बल्कि माला रेखा की किसी रेखा तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बना क्षैतिज कोण होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी एंगल हम मेजर करते हैं कंपास सर्वे में, ये आपका इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो भी एंगल हम इसमें मेजर करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लाइन है और इसके बीच का एंगल हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। कंपास सर्वे में जो भी एंगल हम मेजर करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन से वो एंगल हमको बताता है, यानी कि एक आपकी नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि दिशा भी हमको इसमें पता होनी चाहिए, दिशा के साथ साथ हम कोण मापते हैं। तो जो भी एंगल हमको यहाँ पर मिलता है, आगे अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे जब पूरी डिटेल इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि जो भी हमारी दिशा होती है, यानी कि एक नॉर्थ डायरेक्शन होता है, उत्तर दिशा पहले हम दिखाते हैं, और उत्तर दिशा के संदर्भ में, ठीक है, उत्तर दिशा से ही हम कोई भी एंगल मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ तक एंगल मेजर किया, यानी कि इस नॉर्थ से, ये आपका नॉर्थ है जो एरो बना हुआ है, और इससे ये एंगल आपको मिल गया। फिर दूसरा अगर एंगल मेजर कर तो फिर नॉर्थ से ये एंगल मिल गया, फिर तीसरा मेजर कर तो नॉर्थ। ऐसा नहीं है कि इसमें दो लाइन के बीच का कोण नहीं मापते हैं, नॉर्थ से कोई भी एंगल हम मेजर करते हैं तो नॉर्थ से वो एंगल हमको पता चलता है। तो आगे हमको डिटेल में पता चलेगा कि ये नॉर्थ का क्या यूज है, उत्तर दिशा का क्या यूज होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि दिक्सूचक सर्वेक्षण में आमतौर पर दिक्सूचक द्वारा ही कोण मापे जाते हैं। कंपास का ये यूज करते हैं कोण मापने के लिए इस सर्वेक्षण में, इसीलिए इसका नाम कंपास सर्वे है, क्योंकि मेन जो इंस्ट्रूमेंट है कंपास का हम यूज करते हैं। यह कोण किन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण नहीं होता, बल्कि माला रेखा की जो आपकी ट्रेवर्स लाइन होती है उसके किसी रेखा तथा चुंबकीय यामोत्तर, जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बना क्षैतिज कोण होता है। तो ये किसी दो लाइनों के बीच का कोण नहीं है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के संदर्भ में बना कोण जो होता है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा, चुंबकीय यामोत्तर होगा, और इस ये कोई लाइन आपकी है, वो ए लाइन है, तो इनके बीच का बना कोण यही हमारा होता है, जो हम कंपास सर्वे से मेजर करते हैं एंगल। नेक्स्ट हमारा है ट्रेवर्स। अब ट्रेवर्स बार बार हमारा आ रहा है कि ट्रेवर्स क्या होता है, माला रेखा क्या होता है, तो ये चक्रम जिसको हम बोलते हैं, सर्वेक्षण क्षेत्र में स्थित सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने से बने ढांचे को ट्रेवर्स कहते हैं। ये निम्नानुसार दो प्रकार के होते हैं। तो जो आपके सर्वेक्षण स्टेशन होते हैं उनको मिलाने से जो आपका ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वही हमारा ट्रेवर्स कहलाता है। और ये ट्रेवर्स आपके निम्न रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा होता है क्लोज ट्रेवर्स और दूसरा हमारा होता है ओपन ट्रेवर्स, जिसको हम बंद चक्रम बोलते हैं और इसको हम खुली चक्रम बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, क्लोज्ड और ओपन ट्रेवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो चक्रम होगा, जो भी आपके स्टेशन होता है उसको आपस में जो मिलाने से जो भी ढांचा बनता है वही हमारा ट्रेवर्स कहलाता है। लेकिन एक बंद होता है, एक खुली होता है। तो बंद का मतलब क्या होगा कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी एक स्टेशन है यहाँ पर, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेवर्सिंग और फिर लास्ट में लाके यहीं पर मिल जा रहा है, यानी कि बंद हो जा रहा है, पूरा यहाँ पर बंद हो रहा है, कोई भी आपका खुला हुआ स्पेस नहीं है, पूरा ये बंद हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो चक्रम हमारा बनेगा, ये जो ढांचा बनेगा, ये हमारा क्लोज ट्रेवर्स कहलाएगा। दूसरा हमारा जो ओपन ट्रेवर्स है, ये क्या होता है कि ओपन ट्रेवर्स में क्या है कि यहाँ से कहीं हम स्टार्ट किए, फिर इधर चले गए, इधर, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर इसका कहीं ये मिल नहीं रहा, लास्ट में आके कहीं पर ये जो दूसरा छोर है ये कहीं और है, ठीक है, इससे आके नहीं मिल रहा है, फर्स्ट जो पॉइंट हमारा इससे नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे खुला ट्रेवर्स, ठीक है। ये कहीं पर भी आपस में मतलब लास्ट में आके ये मिलता नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये खुला ट्रेवर्स होता है, जो चारों तरफ से बंद हो गया, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट किए वहां पर आके मिल गया, तो ये आपको हो जाएगा बंद, और जो नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं खुला, यानी कि ओपन ट्रेवर्स। तो क्लियर हो गया होगा, फिगर की मदद से भी हम देख लेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा क्लोज ट्रेवर्स। सर्वेक्षण क्षेत्र में कार्य करते समय जिस बिंदु से कार्य आरंभ किया जाए तथा उसी बिंदु पर आकर कार्य समाप्त किया जाए,
तो इस प्रकार बने ट्रेवर्स को क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कार्य आपका स्टार्ट हुआ और ये डायरेक्शन दिया गया कि इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो ये से बी पर गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से फिर ए पर आके मिल गया, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट किए तो वहीं पर इसका एंड हो गया, यानी कि चारों तरफ से ये बंद है, बिल्कुल क्लोज है, जिसको हम बोलेंगे बंद चक्र या क्लोज ट्रेवर्स। तो ये आपका होता है क्लोज ट्रेवर्स। और फिर हम देखते हैं सर्वेक्षण कार्य की प्रगति या कार्य की दिशा के अनुसार क्लोज ट्रेवर्स निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो आपका कार्य की जो प्रगति होती है फिर दिशा होती है, उनके अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक क्लॉकवाइज होते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब आप जरूर समझ रहे होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है कि घड़ी के जो चलने की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज कहते हैं उसको, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है उसके विपरीत, घड़ी के जो चलने की दिशा होती है उसके विपरीत अगर ये चल रहा है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यहाँ से आपको फिगर की मदद से भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यानी कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इसके अपोजिट चलेगा, यानी कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, ये इस प्रकार से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया एक, और दूसरा हमारा है एंटी क्लॉकवाइज जो इसके विपरीत है। तो दो प्रकार के इसमें जो बंद चक्रम है क्लोज ट्रेवर्स है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद रखना है, ट्रेवर्स के बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। आपके जो भी ग्रुप्स हैं और सभी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा हमारा जो ट्रेवर्स है ओपन ट्रेवर्स है, जो खुली चक्रम के नाम से जानते हैं, जिसको हम फिगर से ही आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी आपको बताया गया कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ पर इसका एंड नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं खुली चक्रम। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, सी पर गया, फिर डी, ई, एफ, ये कहीं पर भी चला जा रहा है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर इसका एंड नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, खुला चक्रम। ये कहीं पर आपस में नहीं मिल रहा है, ऐसा है नहीं कि ये मिल जा रहा है, तो मिल ही नहीं रहा, ये आपका कहीं और है, एफ आपका कहीं और है, तो ये आपका हो गया खुला चक्रम, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ओपन ट्रेवर्स के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेक्षण कार्य में जब प्रारंभ के पश्चात पुनः उसी जो आपका जब कार्य क्या होता है प्रारंभ होता है तो उसके पश्चात पुनः उसी बिंदु पर समाप्त नहीं किया जाता, तब इस प्रकार की रेखाओं को जोड़ने से ओपन ट्रेवर्स बनता है। तो आप टेक्निकल लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब हम कार्य स्टार्ट जहाँ से करते हैं अगर लास्ट में आकर वहाँ पर नहीं मिलता है तो वहाँ पर पूरा नहीं होता है तो उसको हम खुला चक्रम बोलेंगे, और जहाँ से हम कार्य स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर आकर लास्ट में मिल जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे बंद चक्रम। फिगर की वजह से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है अब कंपास होता क्या है, कंपास का क्या डिफिनीशन है, जिसको हम दिक्सूचक के नाम से जानते हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी नेम और इंग्लिश नेम, कम से कम टॉपिक का हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम आप याद रखिए, ताकि जो एग्जाम में आपके कन्फ्यूजन होते हो कन्फ्यूजन ना हो। जो भी टेक्निकल टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आप जरूर याद रखें। देखिए, और जब भी आपके एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन होता है कोई भी टॉपिक को लेके, फिर कोई भी क्वेश्चन को लेके, जैसे उसमें मात्राएं वगैरह गलत है, आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप इंग्लिश के जो टर्म है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जो एग्जाम में होता है फाइनल इंग्लिश का जो टर्म होता है उसी को माना जाता है, उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। हिंदी में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो आप कहीं भी कन्फ्यूजन हो हिंदी में तो इंग्लिश का टर्म जरूर देखें और इंग्लिश के टर्म से ही पेपर को सॉल्व करें। तो देखिए कंपास आपका क्या होता है, दिक्सूचक रेखाओं के चुंबकीय दिक्मान मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो दिक्सूचक होते हैं रेखाओं के चुंबकीय दिक्मान को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या है आगे हम देखेंगे। चुंबकीय दिक्मान मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं दिक्सूचक कंपास। इसमें अनिवार्य रूप से एक चुंबकीय सूचिका होती है जो मध्य में लगे कीलक यानी कि पीवट इसको बोलते हैं पर स्थापित होती है। तो आगे हम फिगर भी देखेंगे, फिगर की मदद से कि कंपास आपका होता किस प्रकार से है। इसमें ये जो सूचिका लगी हुई है जिसको हम नीडल बोलते हैं, ये नीडल किस प्रकार से होती है, कैसे वर्क करती है, पूरा डिटेल हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो इसमें जो क्या होता है एक सूचिका होती है जो मध्य में लगे कीलक पर स्थापित होती है, ये आपका होता है कंपास, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं चुंबकीय दिक्मान को मापते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास। जो कंपास है उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो चुंबकीय दिक्सूचक का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि यदि एक लंबी और पतली चुंबकीय सूचिका को उसके मध्य में किसी पिवट यानी कि कीलक पर इस प्रकार स्थापित किया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्वतंत्रता से घूम सके, तो यह सूचिका अपने आप को उस बिंदु से गुजरने वाले चुंबकीय अवतरण में स्थापित करेगी। ये क्या है, ये आपको पता है कि ये कंपास है। तो कंपास में क्या होता है कि ये जिधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा उधर जाके ये रुक जाती है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन जिधर भी रहेगा कहीं पर भी आप रखते हैं तो इसके अगल बगल अगर कोई आयरन की वस्तु नहीं है, आयरन नहीं है
है तो ये आपका क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाके ये रुकती है। तो ये आपका कंपास है, जो भी दिशा वगैरह बताता है, आप हर जगह यूज करते हैं कंपास का, तो उसी टाइप का है ये। तो यहाँ से आपको इसका सिद्धांत पता चल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं चुंबकीय दिक्सूचक के अंग, कौन कौन से पार्ट्स है इसके। ये जो आपका कंपास इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके मेन जो पार्ट है आपका है मैग्नेटिक नीडल, जो चुंबकीय सुई जिसको हम बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ग्रेजुएशन रिंग। इस पे क्या होता है कि जो रिंग बनी होती है इसमें कंपास में, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो भी रीडिंग वगैरह हम पढ़ते हैं, रीडिंग यहाँ पर लिखी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा कंपास बॉक्स, और ये बॉक्स में होता है ट्राइपॉड। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको कंपास देखना है, इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, उसमें जो भी रीडिंग कैसे लिखी होती है, कैसे हम उसमें रीडिंग पढ़ते हैं, तो पूरा आपको कंपास का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट भी आपको दिखाया जाएगा, उसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कंपास भी दिखाया जाए वीडियो में, ठीक है। तो उसमें आपको दिखाया जाएगा और पूरे पार्ट्स के बारे में बता दिए जाएंगे। अभी यहाँ पर फिगर में भी हम देखेंगे तो कंपास क्या होता है, एक बॉक्स होता है छोटा सा गोल सा, उस बॉक्स में क्या होता है कि ये बॉक्स में ही कंपास आपका लगा होता है, ऊपर से ग्लास लगी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें आपको जो भी यहाँ पर हम रीडिंग पढ़ते हैं, रीडिंग यहाँ पर लिखी हुई होती है। इसमें एक सुई लगी होती है, सुई आपके कंपास भी आपके इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो किस में किस प्रकार की नीडल लगी होगी ये आपको जानना जरूरी होता है। इसमें आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन सारी चीज़ें रहती हैं, और इसके ऊपर से एक कैप लगा होता है, ठीक है। जब भी हम वर्क करते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, तो कैप को हम हटा देते हैं ऊपर से, और उसके बाद से हम कंपास का यूज करते हैं ट्राइपॉड पे रख के, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको, ट्राइपॉड क्या होता है, कंपास क्या होता है, किस प्रकार से कंपास आपका रखा जाता है, बॉक्स उसका कैसे होता है, कैसे ओपन किया जाता है, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो कंपास का पूरा मतलब वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे उसके जितने भी पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इनके पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कोण मापन के उपकरण। कोण मापन के जो उपकरण हैं आपको पहले भी बताया गया, मैग्नेटिक कंपास होता है, बॉक्स एक्सटेंट होता है और थियोडलाइट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिक्मान तथा यामुत्तर। अभी हम बार बार मैग्नेटिक मेरिडियन और बियरिंग दिक्मान के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये आपका होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बियरिंग आपका क्या होता है, जिसको हम दिक्मान बोलते हैं हिंदी में। तो दोनों आप टर्म याद रखेंगे, दिक्मान और बियरिंग, बियरिंग को ही हम दिक्मान बोलते हैं। जब किसी रेखा की दिशा यामोत्तर के संदर्भ में, यामोत्तर यानी कि क्या होता है, मेरिडियन, यामोत्तर के संदर्भ में ली जाती है तो दिक्मान कहलाती है। जब भी किसी रेखा की दिशा हम क्या करते हैं, यामोत्तर के संदर्भ में लेते हैं तो उसे हम दिक्मान बोलते हैं। और कोण क्या होता है, एंगल। जब किसी रेखा का झुकाव किसी अन्य रेखा के संदर्भ में लिया जाता है तो उसे हम एंगल कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस है, ठीक है। जो दिक्मान है और जो एंगल है उसमें आपका डिफरेंस है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। ये भी एक तरह का एंगल ही होता है, लेकिन इसको हम बियरिंग बोलते हैं। और एंगल जो सिंपल आपका कोण होता है, जो एंगल होता है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो ये कोण अलग होता है। और जो आप सर्वेइंग में कोण पढ़ेंगे उसको हम बियरिंग या दिक्मान के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट आपको पता चल गया होगा डिफरेंस की, जो कोण आपका जनरली जो कोण होता है, जो मैथमेटिक्स में अभी तक पढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटर में आप पढ़े होंगे, तो ये कोण अलग है, ठीक है। ये कोण क्या होता है कि किसी रेखा का दूसरी रेखा से झुकाव होता है, वही हमारा कोण कहलाता है। तो ये होता है मैथमेटिक्स में यूज होता है। लेकिन जो हमारा सर्वेइंग में यूज होता है कि किसी यामोत्तर के संदर्भ में जो ली जाती है किसी रेखा की दिशा, तो वो हमारा होता है यामोत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन होता है। और इससे इसके संदर्भ में जो हमारी रेखा की दिशा ली जाती है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं बियरिंग यानी कि दिक्मान। नेक्स्ट हम देखते हैं यामोत्तर निम्नानुसार 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके मेरिडियन होते हैं, जियोग्राफिकल और ट्रू मेरिडियन, जिसको हम सत्य यामोत्तर बोलते हैं। दूसरा हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसको हम चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। और फिर हमारा आर्बिट्ररी मेरिडियन, जिसको हम स्वैच्छिक यामोत्तर। तो ये मेरिडियन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि मेरिडियन आपके कौन कौन से होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सत्य यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और स्वैच्छिक यामोत्तर। तो इसके बारे में आपके जो भी सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है। तो सत्य यामोत्तर आपका होता क्या है, एक ऐसा काल्पनिक तल जो पृथ्वी के गोले को काटते हुए पृथ्वी के दोनों ध्रुव यानी कि नॉर्थ तथा साउथ से गुजरता है, ट्रू नॉर्थ कहलाता है। सत्य यामोत्तर की दिशा अपरिवर्तनीय तथा यथार्थ होती है। यानी कि कोई भी आपका गोला है, पृथ्वी का गोला है, और इसको काटते हुए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को, जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ कहाँ होगा, ये आपका हो गया, ये नॉर्थ। इसमें डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका बहुत ज़्यादा यूज है कंपास में, क्योंकि कंपास क्या है, आपका एक दिशा मापने का यंत्र है। दिशा कहीं पर भी हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप समुद्र में चले गए, या फिर आसमान में, आकाश में आप हैं, जो भी आपका एरोप्लेन वगैरह चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दिशा से ही, कंपास की मदद से हम दिशा का पता लगाते हैं और उस दिशा में हम जाते हैं। तो वही आपका कंपास है, ये दिशा
को ज्ञात करने के लिए यूज होता है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पर आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ऐसा काल्पनिक तल जो पृथ्वी के गोले को काटते हुए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों, एक आपका नॉर्थ और दूसरा आपका साउथ है, ये आपका ऊपर वाला नॉर्थ, ये नीचे साउथ, दोनों ध्रुव नॉर्थ तथा साउथ से गुजरता है। ठीक है, तो यही जो लाइन होती है आपकी, ये आपकी कहलाती है सत्य याम-उत्तर की दिशा। ये आपका ट्रू नॉर्थ कहलाता है, जिसको हम ट्रू मेरिडियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रू बियरिंग। ठीक है, ट्रू मेरिडियन हम पढ़े तो ट्रू बियरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रू बियरिंग क्या होता है, सत्य दिक्मान। सत्य याम-उत्तर के साथ साथ सत्य दिक्मान को भी हम पढ़ते हैं। तो कोई रेखा सत्य याम-उत्तर से जो कोण बनाती है उसे सत्य दिक्मान कहते हैं। तो ये जो आपकी लाइन है, जो आपको अभी बताया गया कि जो कोई भी पृथ्वी का गोला है और इसमें जो नॉर्थ और साउथ आपका डायरेक्शन है, इसको काटते हुए जो एक लाइन ये बन रही है, अभी आपको यहाँ पर अलग कलर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो लाइन आपकी बन रही है, ये आपकी हो गई ट्रू मेरिडियन, जिसको हम सत्य जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है सत्य याम-उत्तर हो गया। और जो इससे कोई रेखा सत्य याम-उत्तर से जो कोण, अब इस रेखा से जो कोण बनाएगी कोई भी रेखा, ठीक है, तो यही हमारा कोण जो होगा सत्य दिक्मान कहलाएगा। दिक्मान हम किसको बोलते हैं, कोण को बोलते हैं सर्वेइंग के लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब इससे जो कोण यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका सत्य याम-उत्तर है, ये जो लाइन आपको दिख रही है नॉर्थ वाली, ठीक है, ये नॉर्थ वाली जो लाइन दिख रही है, ये लाइन आपकी सत्य याम-उत्तर है। और इससे आपका क्या है, अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक लाइन ये निकली हुई है, और इससे जो सत्य याम-उत्तर से, यानी कि इस नॉर्थ से जो कोण बन रहा है, इससे किसी भी रेखा का, कोई भी रेखा सत्य याम-उत्तर से जो कोण बनाती है, वही कोण हमारा ट्रू बियरिंग यानी कि सत्य दिक्मान कहलाता है। अगर ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष बना रही है तो ट्रू बियरिंग कहलाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन के सापेक्ष बनाएगी तो उसको मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे, इस प्रकार से। तो देखिए दिए गए चित्र में वो भी रेखा ट्रू नॉर्थ से थीटा कोण बनाती है, जो वो भी रेखा है, ओ पॉइंट यहाँ पर, बी यहाँ पर, तो वो भी रेखा जो आपका ट्रू नॉर्थ से थीटा कोण बनाती है, इस कोण को हम सत्य दिक्मान कहते हैं। सत्य दिक्मान की दिशा सदा स्थिर रहती है, अतः रेखा का सत्य दिक्मान भी कभी नहीं बदलता। सत्य दिक्मान को ही दिगंत यानी कि एजिमत अगर पूछा जाए आपसे, तो ये ट्रू बियरिंग ही होता है, सत्य दिक्मान भी होता है, इस नाम से भी आपसे पूछा जाता है। तो नाम कुछ इसमें टर्म जो है ना, आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें कि बार बार आपको याद रहे, भूले ना। तो दिगंत के बारे में यानी कि एजिमत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रू बियरिंग ही होता है। यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि ट्रू मेरिडियन किसे कहते हैं और ट्रू बियरिंग किसे कहते हैं। बियरिंग तो आपको कभी नहीं भूलेगा अगर आप इस लैंग्वेज में याद रखेंगे कि जो एंगल होता है, और एंगल जो नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो एंगल कहलाता है, अगर हम सर्वेइंग में किसी एंगल को पढ़े तो हमारा बियरिंग कहलाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है चुंबकीय याम-उत्तर। तो चुंबकीय याम-उत्तर के बारे में हम देखेंगे इसमें। तो देखिए चुंबकीय याम-उत्तर क्या होता है, पूर्णतः संतुलित एवं मुक्त अवस्था में एक चुंबकीय सुई स्थानीय आकर्षण से प्रभावित क्षैतिज लटकाए जाने पर जो दिशा बताती है उसे चुंबकीय याम-उत्तर कहते हैं, और इसे कंपास द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो जो भी आपकी पूर्णतः संतुलित और मुक्त अवस्था में एक चुंबकीय सुई स्थानीय आकर्षण से अप्रभावित क्षैतिज लटकाए जाने पर जो दिशा वो बताती है उसे हम चुंबकीय याम-उत्तर बोलते हैं, यानी कि जो दिशा आपको डायरेक्शन मिलता है, नॉर्थ डायरेक्शन, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसको हम कंपास की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। जब आपका जहाँ पर भी कंपास रखा हुआ है अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन सही से नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसके अगल बगल आसपास में कोई भी लोहे की वस्तु होगी। ठीक है, अगर कोई भी आयरन की वस्तु, लोहे की वस्तु नहीं है उसके आसपास में, तो सही डायरेक्शन आपको, सही नॉर्थ दिशा वो दिखाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं चुंबकीय दिक्मान क्या होता है। चुंबकीय याम-उत्तर से रिलेटेड है ये। किसी सर्वेक्षण रेखा तथा मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य बनने वाला क्षैतिज कोण मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता है। कोई भी सर्वेक्षण रेखा है तथा मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य जो कोण बनता है क्षैतिज कोण, उसको हम मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। दिक्सूचक द्वारा सदैव चुंबकीय दिक्मान ही नापे जाते हैं। तो जो कंपास होता है, कंपास की वजह से हम हमेशा चुंबकीय दिक्मान यानी कि मैग्नेटिक बियरिंग ही मेजर करते हैं। और इसको जो भी आपकी एक कोई भी सर्वेक्षण रेखा होती है आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इनके बीच का जो कोण होगा यही हमारा कहलाता है मैग्नेटिक बियरिंग यानी कि चुंबकीय दिक्मान। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वैच्छिक याम-उत्तर क्या होता है। तो मेरिडियन आपके 3 टाइप के होते हैं, पहले भी आपको बताया गया। तो ये हमारा तीसरा टाइप है स्वैच्छिक याम-उत्तर। जब कोई सर्वे रेखा किसी माने गए याम-उत्तर से जो दिशा प्रदर्शित करती है तो उसे आर्बिट्री मेरिडियन कहते हैं। जब कोई आपकी सर्वेक्षण रेखा है जो माने गए याम-उत्तर से दिशा प्रदर्शित करती है तो उसे हम आर्बिट्री मेरिडियन बोलेंगे, यानी कि स्वैच्छिक याम-उत्तर बोलेंगे। और आर्बिट्री एंगल क्या होता है, स्वैच्छिक कोण क्या होता है,
स्वैच्छिक यामोत्तर तथा किसी रेखा के मध्य जो बना क्षैतिज कोण होगा वही हमारा स्वैच्छिक कोण कहलाता है। तो ये थे 3 प्रकार के मेरिडियन जिसको आपको याद रखना है। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है। इनसे रिलेटेड इनके भी है, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिट्री बियरिंग, तो इनके बारे में आपको ध्यान देना। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी स्थान पर सत्य यानी कि भौगोलिक यामोत्तर ज्ञात करना। किसी भी स्थान पर आपको सत्य यामोत्तर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है आपके। किसी स्थान पर सत्य भौगोलिक यामोत्तर ज्ञात करने के लिए इनमें 2 विधियां हैं। पहला हमारा तो सूर्य की छाया के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, दूसरा हम घड़ी के द्वारा ज्ञात करते हैं। जो भी आपकी सत्य भौगोलिक यामोत्तर होती है उसको ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, सूर्य की छाया के द्वारा और घड़ी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं दिक्सूचक कंपास। तो इसके आगे हम कंपास के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो दिक्सूचक आपका होता है क्या है, सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान ज्ञात करते हैं दिक्सूचक की मदद से। ये दिक्मान क्वाड्रेंटल यानी जिसको हम क्यूबी के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंटल, ठीक है, चतुर्थांश जिसको हम बोलते हैं क्यूबी, तथा WCB इसका फुल फॉर्म है होल सर्किल बियरिंग पद्धति में होते हैं। जो आपके दिक्सूचक होते हैं, कंपास होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से, कंपास की सहायता से। और ये जो दिक्मान होते हैं, जो बियरिंग हम ज्ञात करते हैं, वो 2 सिस्टम में होते हैं। एक तो आपका क्वाड्रेंटल या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग जिसको बोलते हैं, ये आपके इसको हम क्वाड्रेंटल या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग बोलते हैं। ये दोनों नाम एक ही है। इसको हम क्यूबी के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग, या फिर आरबी के नाम से जानते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग। हिंदी में इसका जो नाम होता है सामान्यित दिक्मान होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आगे भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। और दूसरा जो सिस्टम है, पद्धति है, वो हमारा है WCB यानी कि होल सर्किल बियरिंग। इसको हम पूर्ण वृत्त दिक्मान के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो 2 प्रकार की पद्धतियां इसमें अपनाई जाती हैं। इसके आधार पर निम्न 2 प्रकार के दिक्सूचक पाए जाते हैं। तो अगर हम दिक्सूचक के टाइप की बात करें तो दिक्सूचक से जो हम दिक्मान ज्ञात करते हैं वो दिक्मान हमारे 2 पद्धति में होते हैं, 2 सिस्टम में होते हैं, क्यूबी या आरबी, ये पहला हो गया, और दूसरा हमारा WCB। तो इन सिस्टम के आधार पर ये जो हमारे कंपास होते हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। 2 प्रकार के दिक्सूचक होते हैं इसके आधार पर, किसके आधार पर, सिस्टम के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे 2 प्रकार के दिक्सूचक कौन कौन से हमारे, प्रिज्मेटिक यानी कि प्रिज्मीय कंपास, दूसरा हमारा सर्वेयर कंपास, ठीक है। तो मेन जो टाइप्स हैं कंपास के 2 है, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर। इसके बारे में ही पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, इनके अलग अलग डिफिनेशंस भी पूछे जाते हैं और सारी चीजें मतलब इसी पे आधारित है। आगे आपको जो भी पढ़ना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 2 प्रकार के आपके कंपास हो गए, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर। अभी हम एक एक करके देखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनका यूज कहाँ पर होता है, फिर हम सर्वेयर की बात करेंगे, इनका आपस में डिफरेंस भी देखेंगे। तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं आगे। तो देखिए प्रिज्मी दिक्सूचक आपका होता है क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास। इसका आविष्कार सन 1814 में कैप्टन कटन ने किया था। इसका प्रयोग सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान पूर्ण वृत्त पद्धति में मापन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कंपास की यह विशेषता है कि इसमें लक्ष्य बिंदु का वेधन एवं पाठ्यांक का पठन यानी कि रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एक साथ किया जाता है। जो आपके प्रिज्मी दिक्सूचक होते हैं यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं, तो इसमें क्या है कि इसका प्रयोग सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान, आपको ये लाइन अंडरलाइन करना है, पूर्ण वृत्त पद्धति में मापन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, WCB यानी कि होल सर्किल बियरिंग में मापन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रिज्मेटिक कंपास का। यानी कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो WCB सिस्टम पर वर्क करता है। WCB यानी कि पूर्ण वृत्त दिक्मान पद्धति पर ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि लक्ष्य, इस प्रकार कंपास की विशेषता भी है कि इसमें जो लक्ष्य बिंदु का वेधन होता है यानी कि जो हम टारगेट करते हैं, जो भी हमारा टारगेट पॉइंट है, और जो रीडिंग पढ़ते हैं, दोनों कार्य हम एक साथ कर सकते हैं इसमें, किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में। और ज्यादातर हम इसी का यूज करते हैं आजकल, ठीक है। देखिए आगे, दिक्सूचक उपकरण के मुख्य भाग। जो आपके प्रिज्मेटिक कंपास है उनके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है पिवट, जो कीलक जिसपे चुंबकीय सुई लगी होती है, मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएटेड रिंग, आई वेन, ऑब्जेक्टिव वेन, सनग्लासेस, लिफ्टिंग पिन, लिफ्टिंग लीवर, ब्रेक पिन, कंपास बॉक्स, एजेट कैप, ग्लास कवर, एडजस्टेबल मिरर, फोकसिंग स्टड, हिंज्ड स्ट्रिप, प्रिज्म और राइडर ट्राइपॉड। तो ये सभी आपके पार्ट्स हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट प्रिज्मेटिक कंपास है उसके पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी देखेंगे और इनको फिगर की मदद से भी देखेंगे। तो देखिए ये आपका कीलक यानी कि पिवट क्या होता है, यह
एक नुकीली पिन जो दिक्सूचक के केंद्र में लगी रहती है, जिस पर चुंबकीय सूचिका टिकी रहती है। जो इनकी सुई यानी कि नीडल लगी होती है कंपास में, वो जिस पर टिकी रहती है उसी को हम कीलक बोलते हैं। इसके ऊपर ग्रेजुएटेड रिंग होती है, अंशांकित जो आपकी चक्री होती है वो भी जुड़ी होती है। यह सूचिका रिंग सहित इस कीलक पर टिकी रहती है, जिसपे आपके रीडिंग वगैरह लिखे होते हैं वो भी उसके साथ, ठीक है। नीडल में ये जो आपके कीलक लगे होते हैं, तो कीलक पे आपका क्या होता है, जो नीडल होता है और जो आपकी अंशांकित चक्री होती है जिस पे रीडिंग लिखे होते हैं, ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं इस कीलक की मदद से। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय सूचिका मैग्नेटिक नीडल होता क्या है और किस प्रकार से होता है हमारे प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में, कैसे हम इसमें डिफरेंस इनका जान पाएंगे। तो यह दिक्सूचक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह सूचिका कीलक पर टिकी रहती है तथा स्थिर हो जाने पर इसका नुकीला सिरा चुंबकीय अमूत्र यानी कि उत्तरी दिशा को दर्शाता है। पूर्णतः क्षैतिज होने पर सूचिका फ्रीली कीलक पर घूम सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो चुंबकीय सूचिका होती है मैग्नेटिक नीडल, ये जब आपका क्या होता है कि इसका जो नुकीला सिरा होता है जब ये स्थिर होती है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है। जिधर आपका नॉर्थ होगा तो ये जैसे घूम के फिर जिधर नॉर्थ होगा उधर जाके रुक जाएगी। जब स्थिर होगी तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है। नेक्स्ट हमारा है अंशांकित रिंग, जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में चुंबकीय सूचिका के ऊपर सूचिका से जुड़ा एल्यूमिनियम का बना एक रिंग होता है, जिस पर आधी डिग्री यानी कि 30 मिनट में आपके 0 डिग्री से 360 डिग्री तक निशान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंकित होते हैं। तो एक लाइन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें जो एंगल आपको मिल जाएंगे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के एंगल मिल जाते हैं, और इसमें आधी डिग्री तक के जो अंश होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंकित होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास पे जो ग्रेजुएटेड रिंग लगी होती है, इस रिंग पर अंश उल्टे अंकित होते हैं जिनको प्रिज्म के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि अंशों का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रिज्म से पढ़ने पर सीधा दिखता है। 0 डिग्री अंश उत्तर पर ना होकर दक्षिण में अंकित होता है। तो इस प्रकार से जो इसमें ग्रेजुएटेड रिंग होती है और उसपे जो आपके जो भी रीडिंग लिखी होती है वो क्या होती है, उल्टी लिखी होती है। इसको हम क्या करेंगे, इस वाले ये कंपास है तो ऊपर से हम इसको नहीं पढ़ सकते, मतलब उल्टा नजर आएगा आपको। इसमें एक प्रिज्म लगा होता है, यहाँ पर आईबीएन जो होता है वहां पर प्रिज्म लगा होता है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लक्ष्य को जो टारगेट होता है उसको भी हम जो भी हमारा स्टेशन होता है उसको हम टारगेट कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम इसी प्रिज्म की मदद से इसमें रीडिंग भी पढ़ लेते हैं। तो दोनों कार्य एक साथ हो जाते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। नेक्स्ट हमारा आईवेन, धातु के आवरण में एक संकरी ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है जिसमें एक पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री होती है। आंख को इस झिर्री से सटाकर लक्ष्य को बेधा जाता है। इसमें लक्ष्य भेदन एवं ग्रेजुएटेड रिंग पर दिक्मान पढ़ने का कार्य एक साथ किया जा सकता है। तो ये आपका आई वेन ऑब्जेक्ट वेन ये होता क्या है, इसके पहले शायद आपको ना पता हो, कभी सुने ना हो। ये जो हमारा कंपास होता है, कंपास में आपके 2 वेन नजर आएंगे, एक तो यहाँ पर, ठीक है, एक साइड में और एक दूसरी साइड में। तो जो जहां से हम देखते हैं खड़े होकर, ठीक है, जो भी सर्वेयर है जहां से खड़े होकर देखता है अपने टारगेट जो भी हमारा स्टेशन वगैरह होता है तो उसको हम बोलते हैं आई वेन, और जिससे, ठीक है, जो दूसरे साइड में लगा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। तो अभी फिगर में जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव वेन क्या होता है। आई वेन के ठीक सामने बॉक्स के विपरीत किनारे पर एक ऊर्ध्वाधर संक्रीय पट्टी होती है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर बाल या महीन तार लगा रहता है। यह बॉक्स पर कब्जे से जुड़ी रहती है। किसी लक्ष्य अर्थात वस्तु को देखते समय वेन लक्ष्य की तरफ होती है। आंख तथा लक्ष्य को मिलाने वाली दृष्टि रेखा को स्थापित करती है। इसे लक्ष्य वेदिका भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वेन। नेक्स्ट हमारा है सन ग्लासेज। यह प्रिज्मी दिक्सूचक में प्रिज्म के नीचे दर्शक वेदिका के साथ लगे रहते हैं। अधिक धूप व शाइनिंग हो जाने पर पाठ्यांक को स्पष्ट देखने के लिए इनका प्रयोग किया था। जब अधिक धूप में आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पर हम जो सन ग्लासेस है उसका यूज करके रीडिंग को पढ़ेंगे, जिससे आपको रीडिंग जैसे बहुत ज्यादा जब अगर धूप है तो आपको क्लियर नहीं दिखेंगी, शाइनिंग ज्यादा रहेगी, तो उसको क्लियर देखने के लिए इस ग्लासेस का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लिफ्टिंग पिन तथा लिफ्टिंग लीवर। आई वेन जिस कब्जे में बॉक्स से जुड़ी होती है ठीक उसके नीचे लिफ्टिंग पिन लगी रहती है। इसको दबाने से लीवर ऊपर की ओर उठ जाता है और उसके साथ ही चुंबकीय सूचिका अपनी कीलक से उठ जाती है, जिसके कारण जब दिक्सूचक प्रयोग में नहीं होता तो उसकी अनावश्यक घिसावट नहीं होता है। इस प्रकार से लिफ्टिंग पिन उसको ऊपर उठा देते हैं जिससे वो अनावश्यक घिसता नहीं है जब वर्क नहीं करना होता है तो। नेक्स्ट हमारा ब्रेक पिन। पाठ्यांक लेने के समय दिक्सूचक के घुमाने से रजिस्टर रिंग घूमने लगता है, उसको स्थिर करने के लिए ब्रेक पिन प्रयोग किया जाता है। ब्रेक पिन को छोड़ने से स्प्रिंग ब्रेक पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो जब भी आप रीडिंग पढ़ते हैं तो ब्रेक पिन का जरूर यूज करें, जिससे हमारा क्या होता है कि बार बार रीडिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है कंपास बॉक्स। एक बॉक्स होता है जिसमें कंपास रखा जाता है।
यह एक गोलाकार अलाव धातु का 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास का बॉक्स होता है। बॉक्स के केंद्र में एक कीलक लगी रहती है जिस पर चुंबकीय सूचिका और अंशांकित रिंग आधारित होती है। जो पूरा कंपास एक बॉक्स में ही होता है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर बॉक्स होता है, इसमें आपकी पूरे व्यवस्था होती है, इसमें कीलक लगे होते हैं सेंटर पे, यहीं पर आपकी नीडल लगी होती है, इसके चारों तरफ आपके ग्रेजुएटेड रिंग होते हैं और इसके ऊपर से एक कैप भी लगा रहता है। इसको जब भी वर्क नहीं रहता तो कैप हम लगा के रखते हैं, क्योंकि पूरा ऊपर ग्लास लगा है, ट्रांसपेरेंट है, तो ग्लास टूटने का डर रहता है, तो इसके ऊपर से कैप लगा होता है। अलाव धातु का, जिस धातु का नीचे का बॉक्स है उसी धातु का कैप भी होता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब वर्क करना होता है तो इस कैप को हटा के वर्क कर लेते हैं और उसके बाद से हम कैप को लगा के इसको रख देते हैं। तो ये आपका अंशांकित रिंग पर आधारित होती है। बॉक्स के ऊपरी किनारे पर एक प्रिज्म लगा रहता है तथा उसके ठीक विपरीत दिशा में ऑब्जेक्टिव वेन लगी होती है। बॉक्स के ऊपर कांच का आवरण लगा रहता है जिसके ऊपर धातु का एक ढक्कन लगा होता है। बॉक्स को एक चमड़े के बने खोल में रखा जाता है। तो इसका एक जो भी जिसमें बॉक्स को रखा जाता है, जो हमारा कंपास होता है, तो एक अलग से आपका रहता है, उसमें ही हम इस कंपास को रखते हैं, जिससे आपका ये टूटने वगैरह का डर नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा एजेट कैप। दिक्सूचक बॉक्स के मध्य में एक नोकदार कीलक लगी रहती है जिसके ऊपर कंपास की सुई एजेट कैप द्वारा टिकी रहती है। एजेट कैप के अंदर एक उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाला एक पत्थर लगा रहता है। तो ये सभी पार्ट्स हैं आपके छोटे छोटे प्रिज्मेटिक कंपास के। नेक्स्ट हमारा ग्लास कवर। दिक्सूचक बॉक्स में कीलक, सुई तथा ग्रेजुएटेड रिंग का सुरक्षा के लिए बॉक्स के ऊपर कांच का ढक्कन लगा रहता है। बॉक्स को बंद करने के लिए इसके ऊपर धातु का एक ढक्कन भी होता है। फिगर में अभी हम सारी चीजें देखेंगे, क्या आपका कंपास किस प्रकार से होता है, उसके कैप कैसे होते हैं, किस में उसको रखा जाता है, किस बॉक्स में किस टाइप के, तो पूरी चीजें हम देखेंगे आगे। एडजस्टेबल मिरर, इसमें मिरर भी आपका लगा है। तो ऑब्जेक्टिव वेन के फ्रेम के ऊपर बाहर की तरफ एक दर्पण लगा होता है जिसको ऊपर या नीचे खिसकाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कोण पर झुकाया जा सकता है। एडजस्टेबल मिरर की सहायता से क्षैतिज समतल से ऊपर तथा नीचे के बिंदुओं को दर्पण में उनके प्रतिबिंब द्वारा इंटरसेक्ट कर लिया जाता है। तो ये आपके होते हैं मिरर के वर्क। नेक्स्ट हमारा है फोकसिंग स्टड। तो फोकसिंग स्टड की सहायता से प्रिज्म को ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिसकी सहायता से ग्रेजुएटेड रिंग पर फोकस कर लिया जाता है, जिससे रिंग के पाठ्यांक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अगर आपका फोकस सही नहीं है तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा हिंज स्ट्रिप। जब दिक्सूचक प्रयोग में नहीं होता तब उसका प्रिज्म कांच के ढक्कन पर उलट दिया जाता है, जिससे प्रिज्म का जो पेंच होता है दिक्सूचक बॉक्स के निचले सिरे पर लगे कब्जेदार स्ट्रैप पर टिक जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है, यह समकोण के आकार का होता है जिसके दो कोण 45 डिग्री तथा एक कोण 90 डिग्री का होता है। 45 डिग्री वाली दोनों सतहें थोड़ी उत्तलता लिए होती हैं, जिसमें जो आपका होता है प्रिज्म में से अंशांकित रिंग के पाठ्यांक का प्रतिबिंब थोड़ा मैग्नीफाइड हो जाता है। प्रिज्म के एक धातु के खोल में बंद रहता है। जो प्रिज्म का एक धातु होता है वो क्या होता है, प्रिज्म जो होता है आपका एक धातु के खोल में बंद रहता है। इस खोल में पाठ्यांक लेने के लिए छिद्र कटे होते हैं। प्रिज्म एक कब्जे की सहायता से दिक्सूचक बॉक्स के किनारे पर लगा रहता है। प्रिज्म के साथ ही एक आईवेल लगी होती है। जो आपका आईवेल वाला पार्ट है वहीं पर आपका प्रिज्म भी लगा रहता है। नेक्स्ट हमारा है राइडर। तो देखते हैं अभी राइडर क्या होता है। यदि चुंबकीय सूचिका को मध्य में बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो इसका एक किनारा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। सूचिका को संतुलित करने के लिए सूचिका के उठे भाग से राइडर के रूप में काउंटर जो आपका वेट होता है वो लगा दिया जाता है, तब यह राइडर सूचिका को संतुलित करता है। नेक्स्ट हमारा ट्राइपॉड। यह एक 3 टांगों का बना स्टैंड होता है जिस पर रखकर दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। ट्राइपॉड के शीर्ष पर एक धातु का ढक्कन होता है जिस पर चूड़ियां कटी होती हैं। या ट्राइपॉड पर कंपास को कसने के लिए बॉल एंड सॉकेट डिवाइस की व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से दिक्सूचक को लेवलिंग करने में सहायता मिलती है। तो ये सभी आपके पार्ट्स होंगे छोटे छोटे जो आपके प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस कंपास का यूज करेंगे तो आपको सारे पार्ट्स के नाम ऐसे याद रहेंगे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अभी हम फिगर की मदद से देखते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो ये आपका फिगर कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपको प्रिज्मेटिक कंपास दिखाया जा रहा है और जिसमें सभी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपका एक कंपास होता है, ठीक है, इसमें नीडल लगी होती है। एक तरफ आपका ये देखिए ऑब्जेक्टिव वेन है, दूसरी तरफ आई वेन है। जहाँ से सर्वेक्षक देखता है उसको हम आई वेन बोलते हैं। यहाँ से आपका देखा जा रहा है, कोई भी सर्वेक्षक सर्वेयर है और देख रहा है, तो यहाँ पर जो वेल लगे होंगे उसको हम आई वेन बोलेंगे और इधर जो वेल लगा हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। इसमें सभी पार्ट्स के नाम आपको दिखाए गए हैं। हॉर्स एयर इसमें लगा होता है एक पतला सा, ये लिफ्टिंग पिन है।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव वेन है स्प्रिंग ब्रेक, ब्रेक पिन, ग्लास कवर, एजेट कैप, प्रिज्म लगा हुआ है, कलर्ड ग्लास, सिप जो आपका साइटिंग जो सिल्ट होता है, ग्रेजुएटेड रिंग लगी हुई है। अभी हम सामने से भी देखेंगे जो आपका कंपास होता कैसे है। मैग्नेट नीडल, फोक्सिंग स्क्रू, कंपास बॉक्स और लिफ्टिंग लीवर, तो ये सभी आपके प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स होते हैं। इस प्रकार से आप फिगर बना सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्चुअल में आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता कैसे है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका प्रिज्मेटिक कंपास दिखाया गया है और ये आपका कुछ इस प्रकार से प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें क्या होता है कि एक अलौह धातु का ये बॉक्स होता है, ठीक है, चारों तरफ से, और इसी में आपका ये कीलक पर ये आपकी निडिल, ये जो आपकी दिख रही है ये निडिल है, और इसके साइड में आपको दिख रहा है ये चारों तरफ से ये ग्रेजुएटेड रिंग है जो सर्किल आपको दिख रही है, और बीच वाली आपकी निडिल है ये। तो इस प्रकार से आपका प्रिज्मेटिक कंपास रहता है। एक साइड में आपका प्रिज्म लगा हुआ है और यहीं पर आई वेन भी होता है, दूसरे साइड में आपका ये ऑब्जेक्टिव वेन है। इधर से हम ऐसे देखते हुए अपने जो भी स्टेशन होता है उसको हम टारगेट करते हैं और इसको हम ट्राईपॉड पे रखते हैं। तो ये ट्राईपॉड आपको दिखाया गया 3 पैर वाला होता है, इसी पर हम ये जो हमारा कंपास है इसको हम सेट करते हैं। ये आपका दिखाया गया ये कंपास, ठीक है। यही हमारा ये प्रिज्म है, इसको हम आई वेन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिज्म वाला जो पार्ट है इसको हम आई वेन, यही से हम खड़े होकर देखते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव वेन है, इसके बीच में एक क्रॉस हेयर, एक हेयर लगा होता है पतला सा, उसी को हम यहाँ से देखते हुए एक सीधी लाइन जो हमारी होती है, हमारी लाइन ऑफ साइट होती है। और इसको हम क्या, ये कैप है देखिए, इसी कैप को हम क्या करते हैं इसके ऊपर हम लगा देते हैं जब वर्क हमारा खत्म हो जाता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट वेन है इसको हम नीचे कर लेंगे, ये जो हमारा प्रिज्म है इसको भी हम इधर कर लेंगे, बंद कर लेते हैं, और उसके ऊपर से हम कैप लगा देते हैं। कैप लगा के इस बॉक्स में हम रख देते हैं, ये जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है इसी बॉक्स में हम रख देते हैं। तो ऐसे ही बॉक्स में आपका कंपास रखा होता है। जब भी आप लैब में जाइएगा, पहली बार जाएंगे, आपको नहीं पता होगा कंपास कहाँ पर है, तो इस टाइप का कोई बैग मिलेगा आपको और इसी में आपका कंपास होता है। इसको हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से कैप हटाते हैं, कैप हटाने के बाद इस कंपास का हम यूज़ करते हैं किस पे रख के, ट्राईपॉड पे रख के, ट्राईपॉड पे सेट करके फिर हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका कंपास है, यहाँ पर प्रिज्म लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये प्रिज्म आपका लगा हुआ है। यहाँ पर आपके जो मिरर हैं वो लगे हुए ग्लासेज, यहीं से हम खड़े होकर देखते हैं। ये आई वेन है और इसमें ये जो लगा हुआ यही आपका क्या होता है, ये आपका निडिल है, और ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है सर्किल वाइट वाइट, ये इसी पर हमारे जो भी रीडिंग होती है वो लिखी होती है। और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव वेन दिख रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वेन है। इसमें क्या होता है कि एक पतला सा क्रॉस हेयर लगा हुआ है, इसको हम देखते हुए आगे अपने लक्ष्य को टारगेट, जो भी हमारा होता है स्टेशन, उसको टारगेट करते हैं। और इसमें भी एक ग्लास लगा हुआ पीछे की तरफ से, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कुछ होता है। जब वर्क नहीं रहता है तो हम ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव वेन है इसको भी हम इस पे गिरा देते हैं, और इधर से प्रिज्म को भी, और ऊपर से ये जो कैप नीचे रखा हुआ है इसको हम लगा देते हैं। तो ये हमारा ट्राईपॉड है, ये ट्राईपॉड पे ये कंपास लगाया गया है। इसी प्रकार से हम इसको सेट करते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से होता है आपका प्रिज्म, यही है। ये सन ग्लासेज वगैरह लगे हुए हैं सारे पार्ट्स, इसमें आपकी रीडिंग लिखी हुई है, रीडिंग आपकी उल्टी लिखी जाती है इसमें प्रिज्मेटिक कंपास में। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास का एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सर्वेक्षण करने के लिए किसी भी सर्वे उपकरण द्वारा पाठ्यांक पढ़ने से पहले उसका समायोजन किया जाना आवश्यक होता है। कभी भी रीडिंग लेने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एडजस्टमेंट करना आवश्यक होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो प्रिज्मेटिक कंपास के समायोजन को हम निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा टेम्पोररी एडजस्टमेंट, दूसरा हमारा होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। तो जो टेम्पोररी होता है उसको हम जब भी सर्विंग कर रहे हैं, कोई भी वर्क करना स्टार्ट, मतलब कोई भी वर्क स्टार्ट करें तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट का। और परमानेंट जो एडजस्टमेंट है उसको हम कभी एक बार करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अगर जो भी आपकी सेटिंग वगैरह चेंज हो गई है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है तो हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, वो कभी कभी करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। लेकिन जो जब भी हम रीडिंग लेने जाते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करना आपका ज़रूरी होता है। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के बाद ही हम रीडिंग लेते हैं। तो देखिए टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के क्या क्या प्रोसेस है। वे समायोजन जो प्रिज्मेटिक कंपास के प्रत्येक सेटिंग पर करने होते हैं उन्हें हम अस्थायी समायोजन कहते हैं। जब भी आप कंपास को फील्ड में लेके जाएंगे, कोई भी वर्क स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करना होगा। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए और उसके बाद ही हम कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। तो देखिए
अस्थायी समायोजन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला हमारा सेंटरिंग, लेबलिंग और फोकसिंग। 3 स्टेप होते हैं हमारे टेम्पोररी एडजस्टमेंट के। सबसे पहले तो हम सेंटरिंग करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम ले जा रहे हैं फील्ड में यूज करने के लिए। उसके बाद से हम उसका लेबलिंग करेंगे और फिर हम फोकसिंग करेंगे, उसके बाद से हम उससे रीडिंग लेंगे। तो ये हो गया हमारा टेम्पोररी एडजस्टमेंट। 3 उनके पार्ट्स हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देना है। नेक्स्ट हमारा है परमानेंट एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? ये प्रिज्मेटिक कंपास के मूलभूत समायोजन है। यह यंत्र की स्थापना या जब कभी समायोजन गड़बड़ा जाते हैं तो करना होता है। ये निम्नानुसार है। पहला हमारा एडजस्टमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल। जैसे उसमें जो पार्ट्स हैं उसमें कोई दिक्कत आ गई तो हम वहाँ पर परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, और कभी कभी ही करते हैं, बार बार नहीं करना होता। तो मैग्नेटिक नीडल में कोई दिक्कत है। फिर हमारा एडजस्टमेंट ऑफ आई एंड ऑब्जेक्टिव वेन या फिर पीवट, जो कीलक आपके लगे होते हैं जिसमें नीडल और आपके ग्रेजुएटेड रिंग फिक्स हैं। तो इन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पर हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये हमको बार बार नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षक दिक्सूचक। प्रिज्मेटिक कंपास जो था उसके बारे में हम देख लिए। अभी हम सर्वेयर कंपास के बारे में जानेंगे और इनके पूरे पार्ट्स के नाम और जो भी इनका यूज जो भी होता है उसके बारे में हम देखेंगे। मैग्नेटिक कंपास एवं सर्वेयर कंपास के मूलभूत सिद्धांत तथा मुख्य भाग तो समान ही है, परंतु इनकी बनावट तथा कार्यविधि में अंतर है। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास है और सर्वेयर कंपास है, तो इनके जो मूलभूत सिद्धांत हैं और इनके जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जो इनकी बनावट है और इनकी कार्यविधि है, वर्किंग जो मेथड है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। बाकी जो पार्ट्स के नेम है वो सेम ही है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ सर्वेयर कंपास कौन कौन से हैं? कीलक है, अंशांकित रिंग इसमें भी है, चुंबकीय सूचिका है, एजेड कैप अथवा बीरिंग, कांच का ढक्कन, और इसमें है आपका अलौह धातु का बॉक्स, उत्थापक लीवर जो लिफ्टिंग लीवर जिसको हम बोलते हैं, लिफ्टिंग पिन, ऑब्जेक्टिव वेन, आई वेन और राइडर। तो ये सभी पार्ट्स हम देखें प्रिज्मेटिक कंपास में भी और वही हमारे सर्वेयर कंपास में भी है। लेकिन जो इनके कंस्ट्रक्शन है, बनावट है और इनके जो कार्य हैं, तो ये हम देखेंगे वर्किंग मेथड में क्या डिफरेंस है प्रिज्मेटिक कंपास से और सर्वेयर कंपास में। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्वेयर कंपास, इसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। एग्जाम में पूछता है कि सर्वेयर कंपास का कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए। तो देखिए, सर्वेक्षक दिक्सूचक में ग्रेजुएटेड रिंग सीधा बॉक्स से जुड़ा रहता है। जो ग्रेजुएटेड रिंग होगा इसमें, यहाँ से आपको डिफरेंसेस दिखेंगे कि जो प्रिज्मेटिक कंपास थे उसमें क्या था कि एक बॉक्स था और इसमें एक कीलक यानी कि पीवट लगा हुआ था, और इस पीवट के ऊपर आपका क्या था, एक आपका जो चुंबकीय सूचिका थी वो लगी हुई थी, और इसी सूचिका के साथ आपका क्या होता है कि ग्रेजुएटेड रिंग लगा हुआ था। डायरेक्ट ये बॉक्स के साथ नहीं जुड़ा था, इस कीलक के ऊपर जुड़ा हुआ था। लेकिन जो सर्वेक्षक दिक्सूचक है, इसमें क्या होता है, ग्रेजुएटेड रिंग सीधा बॉक्स से जुड़ा रहता है, ये किसी कीलक से नहीं जुड़ा रहता, सीधा बॉक्स से जुड़ा रहता है। और जबकि प्रिज्मेटिक कंपास का ग्रेजुएटेड रिंग सूचिका से जुड़ा रहता है, आपका नीडल जो होती है उससे जुड़ा रहता है प्रिज्मेटिक कंपास में। तो देखिए, ये डिफरेंस हो गया। रिंग पर पाठ्यांक सीधे व समानित प्रणाली में होते हैं। तो इसमें जो पाठ्यांक रीडिंग लिखे होते हैं वो आपके सीधे लिखे होते हैं, तो इसमें आपके दोनों कार्य साथ में नहीं कर सकते, यानी कि जो भी अपना स्टेशन है, जो भी पॉइंट है उसको टारगेट करना और फिर रीडिंग पढ़ना, ये 2 प्रोसेस हो जाता है। एक बार आप टारगेट करेंगे और दूसरी बार आप ऊपर से जो बॉक्स होगा उसके ऊपर कांच लगा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ऊपर से आप रीडिंग पढ़ेंगे। इसमें 2 बार करना होता है। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में आपका प्रिज्म लगा होता है और जो भी रीडिंग है उल्टी लिखी होती है, प्रिज्म में आपको सीधी दिखती है, तो आप टारगेट भी साथ साथ करते हैं और रीडिंग भी पढ़ लेते हैं, तो दोनों कार्य कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और एक चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें ये समानित प्रणाली में अंकित होते हैं जो भी रीडिंग होते हैं, यानी कि समानित प्रणाली और WCB का मतलब क्या है, WCB और RB में क्या डिफरेंस है, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो RB या QB होता है, यानी कि रिड्यूस्ड बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग जिसको हम जानते हैं समानित दिक्पान के नाम से, तो उसमें जो रीडिंग हम पढ़ते हैं केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं। यानी कि जो भी आपके डायरेक्शन अगर इस तरीके से हम बनाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये आपका हो गया। तो इसमें केवल हम 0 से 90 डिग्री के टर्म में पढ़ेंगे, यानी कि ये 0 है, ये 90 है यहाँ पर वेस्ट में, फिर आपका साउथ में 0 है और इधर ईस्ट में 90 है। 2 आपके बेस होते हैं यहाँ पर, नॉर्थ और साउथ, और इधर ईस्ट और वेस्ट में आपके 90, यानी कि पढ़ते कैसे हैं, 0 से 90 डिग्री इधर जाएंगे, इसके नीचे नहीं आएंगे, 0 से 90 डिग्री इधर जाएंगे, फिर साउथ से हम ईस्ट, साउथ से वेस्ट, तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। 4 इनके चतुर्थांश होते हैं, एक तो नॉर्थ वेस्ट, एक आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ से हम एक बार लेते हैं और एक बार हम नॉर्थ से लेते हैं। तो 0 से 90 तक ही पढ़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आपका सर्वेक्षक दिक्सूचक में और आपके जो भी प्रिज्मेटिक आपके कंपास होते हैं उसमें।
प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता था कि उसमें हम WCB सिस्टम का यूज करते हैं, तो WCB का मतलब होल सर्किल बेयरिंग पूर्णवृत्त दिक्मान, जिसमें आपके 0 से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं प्रिज्मेटिक में, लेकिन सर्वेयर में केवल 0 से 90 डिग्री तक पढ़ते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। उत्तरी तथा दक्षिणी सिरों पर 0 डिग्री, जबकि पूर्वी तथा पश्चिमी सिरों पर 90 डिग्री का अंश जो होता है अंकित होता है। बीच के स्थान डिग्री तथा हाफ डिग्री में विभाजित होते हैं। इस प्रकार के कंपास में मैग्नेटिक नीडल अपनी कीली पर स्थापित होती है। जब दृष्टि रेखा चुंबकीय या उत्तर में होती है तो सूचिका के उत्तर व दक्षिणी सिरे जो अंशांकित रिंग होते हैं उस पर 0 यानी कि 0 नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ को दर्शाते हैं। इसमें पाठ्यांक पढ़ने के लिए प्रिज्म नहीं होता, बल्कि दिक्सूचक में लगे कांच के ढक्कन के ऊपर से देखकर पाठ्यांक पढ़ा जाता है। तो इसमें कोई प्रिज्म नहीं लगा होता है, इसमें जो आपका कांच, इसमें जो कांच का ढक्कन लगा होता है इस कंपास में, उसको ऊपर से हम रीडिंग पढ़ते हैं। तो ये हो गए मेन डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेरिजन बिटवीन सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास। तो क्या कंपेरिजन है, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं सर्वेयर कंपास को, फिर हम देखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास को। तो सबसे पहले अगर हम चुंबकीय सूचिका की बात करें, जो मैग्नेटिक नीडल इसमें लगी होती है, दोनों में होती है, लेकिन इनकी जो बनावट है अलग अलग है। जो हमारे सर्वेयर कंपास में मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, सर्वेयर कंपास में जो सूचिका है के सिरे जो होते हैं नुकीले होते हैं, जो संकेतक का कार्य भी करते हैं। तो अभी आपको फिगर में दिखेगा, ये आपका है सर्वेयर कंपास, ये रहा। इसमें देखिए ये सर्वेयर कंपास है और इसमें दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जैसे आईवेन है वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट वेन की तरफ भी कुछ दिख रहा है, लेकिन आईवेन में आपके गोल गोल होल दिख रहे हैं छोटे छोटे, जिसकी मदद से हम अपने जो भी हमारा स्टेशन या पॉइंट है उसको टारगेट करते हैं। और ऑब्जेक्ट वेन में आपका ऑब्जेक्ट वेन सेम रहता है, जैसे प्रिज्मेटिक में वैसे सर्वेयर में रहता है। और यहाँ पर आपके एक क्रॉस हेयर लगा होता है पतला सा, इसी को हम ऐसे टारगेट करके, और जो भी हमारा स्टेशन वगैरह होता है उसको हम टारगेट करते हैं। तो दोनों तरफ इसमें ऐसे वेन लगे होते हैं, आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, इसमें कोई भी आपका प्रिज्म नहीं लगा हुआ है। और मेन जो आपकी नीडल की अगर बात करें तो ये हमारे सर्वेयर कंपास है। सर्वेयर कंपास की जो नीडल है उसमें क्या होती है, ये आपकी नुकीली होती है कुछ इस प्रकार से आपका, ठीक है। अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास में देखें तो प्रिज्मेटिक कंपास में अभी आपको हम दिखाते हैं कि नीडल किस प्रकार से थी आपकी। ये है प्रिज्मेटिक कंपास और इसमें आप नीडल देख सकते हैं, ये जो नीडल लगी हुई है यही है, इसी की बात की जा रही है। तो इसमें ये नुकीली नहीं होती, चौड़ी होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक में होती है और सर्वेयर में आपका ऐसे होता है, नुकीला होता है। तो ये प्रिज्मेटिक का है और ये आपका सर्वेयर का है। तो यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है और इसमें नीडल आपकी चौड़ी है और सर्वेयर में आपकी क्या होती है, नुकीली होती है। तो ये कंपैरिजन हो गया आपका, यहाँ पर दिखाया भी गया बना के कि जो आपका सर्वेयर में है नुकीली होती है और प्रिज्मेटिक में आपकी जो सूचिका होती है वो चौड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेजुएटेड रिंग। अगर अंशांकित रिंग की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। रिंग तो सेम ही होते हैं, बस उसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका आरबी सिस्टम होता है तो 0 से 90 डिग्री तक उसमें रीडिंग बने होते हैं, और आपके प्रिज्मेटिक में 0 से 360 डिग्री तक बने होते हैं। तो रिंग कंपास बॉक्स से डायरेक्ट जुड़ी होती है, जो आपकी सर्वेयर कंपास होती है उसमें कंपास बॉक्स से ही डायरेक्ट जुड़ी होती है, केवल आपकी नीडल पिवट पे होती है। तो सब दृष्टि रेखा के साथ साथ घूमती है। जब भी हमारा ये कंपास अगर घुमा रहा है तो रिंग भी आपका मूव करेगा। लेकिन जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है इसमें ग्रेजुएटेड रिंग डायरेक्ट बॉक्स से जुड़ी ना होकर मैग्नेटिक नीडल से जुड़ी होती है, यानी कि जो नीडल इसमें लगी होती है नीडल के साथ ही आपका बॉक्स है, ये जो आपका ग्रेजुएटेड रिंग है वो जुड़ा होता है। तो इसमें इस तरीके से होता है तथा दृष्टि रेखा के साथ ये घूमती नहीं है। तो ये आपका डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर आपको फिगर में भी दिखाया गया है सर्वेयर कंपास के बारे में, कुछ इस प्रकार से होता है। इनके सभी पार्ट्स दिखाए गए हैं, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, इस प्रकार से। इसमें जो आपके अंशांकित रिंग वगैरह होते हैं, जो नीडल होती है, सारी चीज़ों को दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सर्वेयर कंपास की अगर बात करें तो रिंग पर ग्रेजुएशन चतुर्थांश प्रणाली में 0 से 90 डिग्री तक बने होते हैं। पूर्व पश्चिम में 90 डिग्री, जबकि उत्तर तथा दक्षिण में 0 डिग्री अंकित होता है। तो फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्थ साउथ में आपको 0 डिग्री मिल जाएगा, ईस्ट और वेस्ट में 90 डिग्री। इससे अधिक हम पढ़ ही नहीं सकते आपकी सर्वेयर कंपास में, यानी कि आरबी या क्यूबी सिस्टम में 0 से 90 डिग्री तक की रीडिंग पढ़ते हैं। यानी कि जब भी हम इधर पढ़ेंगे नॉर्थ से वेस्ट तक जा सकते हैं, नॉर्थ से ईस्ट तक, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर हम अगर इसके नीचे की रीडिंग पढ़ना है तो साउथ से हम पढ़ेंगे, साउथ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे और इससे रिलेटेड इनका कन्वर्जन भी है कि WCB से RB में कैसे कन्वर्ट करते हैं रीडिंग को, RB से WCB में कैसे करते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम करेंगे।
देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में अगर बात करें कि रिंग पर ग्रेजुएशन 0 से 360 डिग्री पूर्णवृत्त प्रणाली में अंकित होता है। तो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ें आपका मेन जो डिफरेंस है ये याद रखना है कि सर्वेयर कंपास जो होता है आरबीआई क्यूबी सिस्टम पे वर्क करता है, जिसमें 0 से 90 डिग्री तक बने होते हैं आपके रीडिंग, और जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो आपका डब्ल्यूसीबी सिस्टम पे वर्क करता है। तो ये सिस्टम आपको याद रखना है कौन किस पे वर्क करता है। इसमें 360 डिग्री यानी कि पूर्व प्रणाली में अंकित होते हैं, 0 डिग्री दक्षिण में, 90 डिग्री पश्चिम में, 180 डिग्री उत्तर में तथा 270 डिग्री पूर्व में अंकित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री साउथ में इधर से चल रहा है, 90 डिग्री, 180, 270 और यही 0 पर 360 भी आपका होता है। तो इस प्रकार से टोटल हम 360 डिग्री तक इसमें रीडिंग, कभी रीडिंग पढ़ते हैं तो एक सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं, पूरा 360 इसमें हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें पाठ्यांक सीधे ही आंख से रिंग पर पड़े जाते हैं, इसलिए अंक सीधे ही अंकित होते हैं। जो रीडिंग बने होते हैं सर्वेयर कंपास में वो आपके सीधे बने होते हैं और उसको हम डायरेक्ट आंख के द्वारा ऊपर से जो बॉक्स होता है उसके ऊपर से रीडिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसमें पाठ्यांक प्रिज्म द्वारा पढ़े जाते हैं, इसलिए अंक उल्टे लिखे होते हैं, प्रिज्म से उनको सीधा पढ़ा जाता है। प्रिज्म में जब आप देखेंगे तो वही रीडिंग आपको सीधी दिखेगी, लेकिन ऊपर से अगर देखेंगे बॉक्स के ऊपर से तो रीडिंग आपकी उल्टी दिखेगी। तो इसमें हम प्रिज्म की मदद से ही रीडिंग को पढ़ते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। नेक्स्ट हमारा है साइटिंग वेन्स। अगर साइटिंग वेन्स की बात करें, जो आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन होते हैं, तो फर्स्ट जो पॉइंट है साइटिंग वेन, जो साइट वेन एक पतली तथा ऊर्ध्वाधर झिल्ली के रूप में होती है, और इसमें क्या होता है, साइट वेन एक पतली स्लिट के रूप में होती है। फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट है, वेन में बारीक बाल या तार पड़ा रहता है जो दृष्टि रेखा बताता है, इसमें भी पतला तार या बाल पड़ा रहता है। तो ये सेम ही होते हैं साइटिंग में, केवल क्या होता है प्रिज्मेटिक में आपके प्रिज्म भी लगे होते हैं, इसमें प्रिज्म नहीं लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग का जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्यांक चूंकि सीधे अंकित होते हैं अतः कांच के ढक्कन से सीधे पढ़ते हैं, और प्रिज्मेटिक में पाठ्यांक उल्टे होने के कारण सीधे नहीं पढ़ जाते बल्कि प्रिज्म के द्वारा इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रीडिंग ऑब्जर्वेशन में, दोनों कार्य लक्ष्य वेधन एवं पठन एक साथ नहीं होता, बल्कि पहले लक्ष्य वेधन किया जाता है फिर मैग्नेटिक नीडल पर आकर पाठ्यांक पढ़ा जाता है। तो दोनों कार्य हम 2 बार में करते हैं, लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास है दोनों कार्य लक्ष्य वेधन एवं पठन एक साथ ही कर सकते हैं, अतः पठन में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी हम रीडिंग पढ़ते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है अदर स्पेसिफिकेशंस में, उपकरण को ट्राइपॉड पर कसकर ही कार्य किया जा सकता है, और उपकरण को ट्राइपॉड के अतिरिक्त हाथ में लेकर भी प्रयोग, जो हमारे सर्वेयर कंपास होते हैं उसको हम बिना ट्राइपॉड पे लगाए उस पर वर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रिज्मेटिक है इसको हम बिना ट्राइपॉड पे लगाए भी हाथ में लेकर इस इंस्ट्रूमेंट को वर्क कर सकते हैं। तो ये सभी आपके मेन जो कंपैरिजन थे, कंपैरिजन आपसे एग्जाम में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास का कंपैरिजन, तो इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिक्मान मापन प्रणाली। जो दिक्मान जो बियरिंग होते हैं, बियरिंग के मापने के कौन कौन से सिस्टम है उसके बारे में अब हम देखेंगे। जो अभी हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूसीबी और आरबी, इसी का हमको डिटेल पढ़ना है अब। तो देखिए दिक्मान मापन प्रणाली जो आपके होती हैं, ये 2 प्रचलित विधियां हैं इनकी। पहला हमारा पूर्णवृत्त दिक्मान प्रणाली, इनके फुल नाम, इनके हिंदी नेम सभी आप, इनके शॉर्ट नेम सभी नेम आपको याद रखने हैं। पूर्णवृत्त दिक्मान प्रणाली किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, फुल फॉर्म है इसका, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डब्ल्यूसीबी सिस्टम। तो ये हमारा हो गया पूर्णवृत्त दिक्मान प्रणाली, जो 0 से 360 डिग्री तक हम इसमें पढ़ते हैं रीडिंग। और दूसरा जो हमारा चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली या फिर सामान्य दिक्मान प्रणाली के नाम से जानते हैं, इसका फुल नेम है क्वाड्रेंटल या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, जिसको हम क्यूबी या आरबी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबी या आरबी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से 2 सिस्टम है इनके, और फिर अभी हम देखते हैं एक एक सिस्टम करके देखेंगे। पहला हमारा डब्ल्यूसीबी सिस्टम, तो फिगर की मदद से आपको दिखाया गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। जो भी रीडिंग अगर हमारे डब्ल्यूसीबी में मिले हुए हैं तो आरबी में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अगर आरबी में रीडिंग है तो डब्ल्यूसीबी में कैसे चेंज करेंगे, इसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है। और ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, कभी आपको प्रैक्टिकली ये करना हो, चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, क्या सिस्टम इनके क्या प्रोसेस है। तो आपको कोई भी फार्मूला यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा आपको जो सिस्टम है इसका कन्वर्जन है, कन्वर्जन का प्रोसेस पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप इसको कर लेंगे, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे कन्वर्जन को। तो अभी हम सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, ये सिस्टम होता क्या है। डब्ल्यूसीबी सिस्टम आपका है पूर्णवृत्त दिक्मान प्रणाली। तो सबसे पहले अगर फिगर, बिना फिगर के नहीं समझ में आएगा, फिगर से हम देखेंगे। तो ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो पहले हम चतुर्थांश बना लिए। अब क्या करेंगे, इसका हम पार्टीशन कर दिए, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, 4 लाइनें हैं।
कोई भी अगर इसमें हम रीडिंग लेते हैं, कोई भी रीडिंग लेते हैं, तो इसमें हम नॉर्थ से ही मेजर करेंगे। यानी कि नॉर्थ से अगर ए के बीच में जो ए वाली लाइन है इसके बीच का कोई भी एंगल हमको मेजर करना है तो ये नॉर्थ से, अभी आपको अलग अलग कलर में यहाँ पर हम दिखाएंगे। एक आपका हो गया, देखिए नॉर्थ से और ये वाली लाइन के बीच में देख रहे हैं तो ये आपकी हो गई एंगल, ठीक है। नॉर्थ से हम मेजर करते हैं हमेशा। दूसरा जो एंगल हमारा है नॉर्थ से जो बी वाली लाइन है वहां तक का एंगल अगर हम पढ़ते हैं तो ये नॉर्थ से बी तक जाएंगे। फिर हमारा नॉर्थ से जो सी वाली लाइन है, सी वाली लाइन के बीच का एंगल पढ़े तो नॉर्थ से ही हम पढ़ेंगे सी तक। और फिर हमारा जो चौथी लाइन है डी, ठीक है, उसका नॉर्थ से उसका एंगल पड़ रहा है उसके बीच का, तो नॉर्थ से ही हम, ठीक है, नॉर्थ से ही हम डी वाली लाइन तक आएंगे। तो इस प्रकार से 4 कलर में आपको दिख रहा होगा। नॉर्थ से ए वाली लाइन के बीच का जो एंगल है वो आपका हो गया। नॉर्थ से कोई भी रीडिंग हम पढ़ेंगे नॉर्थ से पढ़ेंगे, यानी कि पूरा 360 डिग्री ये रोटेट करता है। फिर हमारा बी वाली लाइन के साथ पढ़ेंगे तो नॉर्थ से बी तक, सी वाली लाइन के साथ पढ़ेंगे तो नॉर्थ से सी तक, और डी वाली लाइन तक का पढ़ेंगे तो नॉर्थ से ही पढ़ेंगे डी तक। तो ये आपको याद रखना है। आगे जो वीडियो हमारी मिलेगी कन्वर्जन की उसमें आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कैसे कैसे इसमें फिगर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से ही सारे एंगल हम मेजर करते हैं WCB सिस्टम में। तो इस प्रणाली में किसी सर्वेक्षण रेखा का दिक्मान चुंबकीय उत्तर यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ से दक्षिणावर्त दिशा में नापा जाता है। रेखा के दिक्मान का मान 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हो सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास से समस्त दिक्मान WCB सिस्टम में मापे जाते हैं। तो ये लाइन आपको जरूर याद रखना है कि प्रिज्मेटिक कंपास से जो भी दिक्मान होते हैं वो सभी आपके WCB सिस्टम में मापे जाते हैं। यानी कि अगर हम ये मान के चले कि जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है WCB सिस्टम पे वर्क करता है, तो ये आपके हो गए WCB सिस्टम। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेंटल या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। ये क्या होता है, तो इसमें भी फिगर आप देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। पहले भी आपको बताया गया ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, दो हमारे मेन बेस पॉइंट होते हैं। तो नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ एंगल मेजर करते हैं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, यानी कि केवल 90 डिग्री ही हम ले सकते हैं। फिर साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एंगल के साथ साथ इसमें जो हमारे चतुर्थांश है उसको भी हम दिखाते हैं। तो चतुर्थांश से ही हम समझ पाते हैं कि आपका एंगल किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डायरेक्ट हम एंगल केवल नहीं लिखते हैं क्योंकि हम 90 डिग्री तक ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 4th कोऑर्डिनेट में है और 90 डिग्री आपका एंगल कोई मिला हुआ यानी कि 90 डिग्री के बीच में 0 से 90, तो कैसे हम पता करेंगे कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। तो इसके साथ हम इसके साथ साथ इसके चतुर्थांश भी लगाते हैं। यानी कि चतुर्थांश का मतलब क्या है कि जब भी हमारा नॉर्थ से ईस्ट यानी कि 0 से 90 डिग्री में कोई भी एंगल मिला हुआ है और वो एंगल नॉर्थ से ईस्ट के बीच का है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, नॉर्थ मान लीजिए 60 डिग्री मिला तो नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। स्टार्टिंग में आपका नॉर्थ या साउथ होगा, ठीक है। अगर ऊपर हम यहाँ नॉर्थ से ईस्ट और वेस्ट की तरफ मेजर करें तो नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में जो एंगल होगा हमारा वो हो जाएगा। अगर हम साउथ से मेजर कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इस प्रकार से 4 आपके यहाँ पर चतुर्थांश मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइन पे बना के भी दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ से जब ये वाली बीच का एंगल पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे नॉर्थ θ1 E। एंगल तो आपका होगा θ1, लेकिन उसमें चतुर्थांश लगाएंगे कौन कौन सा, नॉर्थ से ई। तो इससे हमको क्या क्लियर होगा कि नॉर्थ और ईस्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर हमारा अगर साउथ ईस्ट लगा हुआ है किसी भी एंगल के दोनों तरफ तो हम समझ जाएंगे कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि एंगल तो हम 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता चल पाता है, इसलिए हम ये लगाते हैं। साउथ से वेस्ट अगर लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि थर्ड कोऑर्डिनेट है, और नॉर्थ से वेस्ट है तो समझ जाएंगे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगाते कैसे हैं कि यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इनके बीच का एंगल पढ़ रहे हैं तो पहले हम नॉर्थ लगाएंगे फिर ईस्ट लगाएंगे और इसके बीच में जो एंगल होगा वो हम लगाते हैं। इसी प्रकार से वेस्ट की तरफ भी हम ऐसे करते हैं, नॉर्थ से वेस्ट तो नॉर्थ और वेस्ट लगाते हैं। फिर साउथ की तरफ से लेंगे तो साउथ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कोई भी एंगल इसमें रहेगा, एंगल तो आपको 0 से 90 डिग्री तक ही रहेगा चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में आप जाएंगे। तो जब तक आप चतुर्थांश नहीं लगाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि ये किस कोऑर्डिनेट का एंगल है, इसीलिए हम ये लगाना बहुत जरूरी है। तो ये आपके RB सिस्टम में या QB सिस्टम में होता है, ये आपका WCB में नहीं होता है। WCB में डायरेक्ट हम एंगल लिखते हैं क्योंकि उसमें हमको चतुर्थांश पता चल जाता है। तो देखिए, जिस प्रणाली में किसी रेखा का दिक्मान चुंबकीय उत्तर या दक्षिण जो भी उस रेखा के पास हो, ठीक है, से पूर्व या पश्चिम जिधर से भी रेखा पास पड़ती हो की दिशा में नापा जाता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण दिशाएं संदर्भ या उत्तर के लिए काम में आती हैं। रेखा का दिक्मान रेखा की स्थिति के अनुसार क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि जब आप ऐसे करेंगे, ठीक है, नॉर्थ से इधर ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज, इधर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों आपके डायरेक्शन में ये चलता है, दिशा में मापा जाता है। इस प्रणाली में दिक्मान का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस दिक्मान के साथ रेखा जो आपके वृत्त के जिस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थांश में स्थित हो, उस चतुर्थांश
को भी लिखना आवश्यक है, अन्यथा रेखा की सही स्थिति का पता नहीं चलता। दिक्मान से पहले जिस दिशा से कोण नापा जाता है, जैसे एन या एस, दो ही दिशा से हम कोण मापेंगे, मेन आपके यही होते हैं, तथा कोण के बाद जिधर को कोण मापा जाता है, जैसे ईस्ट से ईस्ट या वेस्ट लिखा जाता है, ठीक है। जैसे जिस दिशा से कोण माप रहे हैं, जिस दिशा से, किस दिशा से हम मापेंगे, या तो नॉर्थ से मापेंगे या तो साउथ से मापेंगे, और फिर जिस जिस दिशा की ओर माप रहे हैं, यानी कि ईस्ट की ओर या तो वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से ईस्ट हो जाएगा आपका, सॉरी नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट हो जाएगा, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एंगल को लिखते हैं आरबी सिस्टम में। तो ये सिस्टम बहुत जरूरी है आपको समझना कि WCB और आरबी सिस्टम में होता क्या है, क्या डिफरेंसेज है, इसका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इससे सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, सभी लोग इस चैनल से जुड़ सके। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर सर्वे कंपास आपको दिखाया गया है कि आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन कैसे होते हैं, इस पर नीडल कैसी होती है। आप कंपास को अगर देखेंगे अपने लैब में, तो वहीं से आपको डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको वैसे ही याद हो जाएंगे जब आप कंपास को सामने से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका है, यही आपका सर्वे कंपास है, और इसमें आप रीडिंग दिख रहा होगा कि रीडिंग आपकी बिल्कुल सीधी लिखी है, उल्टी नहीं लिखी जाती है, इसमें ऊपर से पड़ती है। यहाँ पर दोनों कंपास आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपका है प्रिज्मेटिक, इसमें देखिए नीडल आपकी चौड़ी में, चौड़ी पत्ती, चौड़ी, यहाँ पर जो नीडल है वो चौड़ा दिख रहा है, और इसमें जो नीडल है वो नुकीला लगा होता है। ये हमारे सर्वेयर कंपास होते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन देखेंगे WCB और आरबी सिस्टम का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो आपका पार्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए।